इतनी एंटी इंडिया फीलिंग बांग्लादेश में क्यों है? यंग डेंटिस्ट फोन करती है, 23 साल की लड़की कहती है कि मैं अपने क्लिनिक नहीं जा पा रही हूँ उनके चक्कर में। मोदी जी जब सत्ता में आए तो उनका पहली पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, और मुझे लगता है कि आज के दिन इट इज नेबरहुड लॉस्ट। हमारे क्षेत्र में हालत तो काफ़ी ख़राब है। बांग्लादेश में शायद 1970 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन में कोई ना कुछ गड़बड़ी हुई है। जी हाँ। बांग्लादेश बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। लैंग्वेज का इतना प्रभाव हुआ बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में कि 52 से करते 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 हम 70 तक पहुंच गए। जहाँ तक मुझे लगता है जो बांग्लादेश में अभी स्थिति है, हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान स्क्रिप्ट वो यहाँ पर लागू ना हो। सरकार दिल्ली में बदली, सबसे ज़्यादा नर्वसनेस बांग्लादेश में थी कि अब तो ये बीजेपी आ गई है, हमारा क्या होगा। नमस्कार, इस दिल से के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस विषय की जिसके बारे में आज अखबारों में रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं। वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का इतिहास ही ऐसा है कि वहाँ जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ और पाकिस्तान बना तो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बना और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही देश थे। पर उनकी दूरी जियोग्राफिकल टर्म्स में 1200 किलोमीटर की थी और उनका लिंक केवल दो ही थे, एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एक अंग्रेज़ी भाषा। वो तीसरा कोई लिंक था नहीं। तो मेरे हिसाब से कभी ना कभी ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान, जो आज के दिन हम पाकिस्तान कहते हैं, जो ईस्ट बांग्लादेश आज के दिन कहते हैं, वो कभी इकट्ठा रह ही नहीं सकते। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि भाषाएं अलग थी, कल्चर अलग था और कोई तालमेल भी नहीं था। और वहाँ पाकिस्तान में जो डोमिनेंस है वो तो पंजाबियों की डोमिनेंस है, आर्मी की डोमिनेंस है। और उसके बाद जब 1970 में इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, तो वेस्ट पाकिस्तान, जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, पाकिस्तान, वहाँ जो पीपीपी थी उनकी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट मेजॉरिटी आई। अवामी लीग की कोई वहाँ सीटें नहीं आई। और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग मेजॉरिटी में थी और मुजीबुर रहमान एक लीडर बन के उभरे। तो उस समय चर्चा ये भी थी कि मुजीबुर रहमान चाहते थे कि हम कुछ किस्म की ऑटोनॉमी दी जाए। याह्या खान वहाँ जनरल थे। तो हुआ क्या कि इस बीच झगड़े हुए और उसकी वजह से एक ऐसा मतभेद पैदा हो गया कि मेरे हिसाब से वो कभी बांग्लादेश तो बनना ही बनना था। और हमें कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान की तकसीम तो इनके खुद, वो तो होनी ही थी और उन्होंने खुद अपने कारनामों से की। और फिर एक बहुत विवाद भी पैदा हो गया, खटास भी पैदा हो गई, क्योंकि जमात के कुछ लोग थे, उन्होंने इनको फांसी भी किया उनको, और कुछ एक दो चार ऐसे लोग थे। तो जमात भी बड़ी नाखुश थी। लेकिन आज की स्थिति बदल गई कि जब शेख हसीना जी 2006 के बाद वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, 2024 तक 25 तक प्रधानमंत्री रही, तो इस बीच कई इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, और विश्व में सबको मालूम था, हमें भी मालूम था कि इलेक्शन सही तरीके से हो नहीं रहे, तो उसका नतीजा तो होना ही था। तो आज शेख हसीना जी इस तरफ हैं और वहाँ यूनुस साहब अब इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं और अभी इलेक्शन होने वाला है और बहुत से मुद्दे सामने आ रहे हैं और ये सारे मुद्दों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे ऐसे साथ हमारे 3 ऐसे लोग हैं जिनको इस बांग्लादेश की बहुत जानकारी है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत राघवन साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। आप 1982 फॉरेन सर्विस के बैच में हैं, हमारे कॉलेज से सेंट स्टीवन से पढ़े हुए हैं, JNU से आपने हिस्ट्री में PhD ली है और साउथ एशिया के आप
एक लगभग एक्सपर्ट हैं, हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान रहे आप 2013-15 में, एंड पहले आप उससे पहले भी आप पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर रहे, और 2009 और 13 में आप सिंगापुर में रहे, और जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, और उससे पहले आप यूके, भूटान, कुवैत। तो मतलब इस एरिया में आपकी बहुत जानकारी है, तो आपका बड़ा स्वागत है। आप इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमें कुछ बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है। पंकज सरन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हिंदू कॉलेज से हैं आप, और वहाँ मैं पढ़ाता भी था पर आप तो बांग्लादेश में रहे हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं, और आपको खूब जानकारी होगी। आपने बीए इकोनॉमिक्स हिंदू कॉलेज से किया, और उसके बाद आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने अपना एमए किया, और फिर आपकी पोस्टिंग रशिया में भी हुई। फिर उसके बाद आपके कई पोस्टिंग्स हुई, वाशिंगटन में हुई, इजिप्ट में हुई, और फिर आप पीएमओ में आपने काम किया 1995 से लेकर 99 तक, और आप बांग्लादेश में हाई कमिश्नर रहे, उससे पहले भी बांग्लादेश में रहे आप, और फिर आप डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सो आपको उसकी भी जानकारी है कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटी कायम रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। जयंत राव चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि आप एक बांग्लादेश वॉचर हो। हाँ, और कब से बांग्लादेश वॉचर रहे हो आप? आपका जो एक्सपीरियंस है इन इंटरनेशनल रिलेशन, साउथ एशियन स्टडीज़, पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिजनेस जर्नलिज्म में बहुत, मतलब कि आपने लगभग हर एक पेपर में काम किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, टेलीग्राफ, और चीवनिंग फेलोशिप की भी आपको मिली इन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 2010 यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से। तो आपसे भी, आपकी भी राय लेंगे आज इस चर्चा में। राघवन से आपसे शुरुआत करते हैं। क्या मेरा एनालिसिस ठीक है कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान कभी रह ही नहीं सकता था इकट्ठा? कभी रह ही नहीं सकता था, ये तो कहना मुश्किल है। अच्छा। बिकॉज पर जिस तरह की नीतियां उन्होंने अपनाई, उससे तो ये काफ़ी दिन पहले साफ हो गया था कि इनको साथ रहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो और भी ऐसे मुल्क हैं जिसमें जोग्राफिकली दे में भी वाइड सेपरेटेड, पर जैसे आप इंडोनेशिया को देखें, इंडोनेशिया क्योंकि उन्होंने सही नीतियां अपनाई, इसलिए वो खुद सबको एक साथ लेके चल सके। पर पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने गलत नीतियां अपनाई, और ख़ास करके ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, उसमें हमेशा एक सेंस रही कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान से। और अगर उस तरह की भावना जब क्रिस्टलाइज कर जाती है, तो एक मुल्क को साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। सो इन दैट सेंस इट वाज इनएविटेबल। In that sense, it was inevitable. No, actually, if you look at it, the movement for Pakistan began in the east, Bengal mein. Yeah. The first party which led the call was Fazlul Haq, and he said demanded a independent Pakistan or a homeland for the Muslims. Or a few years later, the Awami Muslim League was born. उस समय उसका नाम था अवामी मुस्लिम लीग। Yeah. और जो लैंग्वेज मूवमेंट है अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ उर्दू, वो 1952 में शुरू हो गया। तो 47 में पाकिस्तान बना, वो तो होना ही था। और उसके 5 साल के अंदर ही, ज़्यादा समय नहीं लगा, 5 साल के अंदर ही आइडेंटिटी इशू केम राइट टू द फोर। और लैंग्वेज मूवमेंट जो शुरू हुआ, वो करते 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 जो है, इंडिया का कोई हाथ ही नहीं था उसमें, पर ये था कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में किस तरह से बियॉन्ड मुस्लिम आइडेंटिटी, how you can live as a common one country. So, if you look at the past, it is quite clear that Muslim identity was not the binding, could not be the binding force of these two separate geographies. और लैंग्वेज का इतना प्रभाव हुआ बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में कि 52 से करते 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 हम 70 तक पहुंच गए जब चुनाव हुआ, जैसे आपने। So, हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो हुआ वॉज अ नेचुरल प्रोसेस। तो और एक तरह से गलतियां सब पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में थी, उनके लोग भी खुद कहते हैं कि गलतियां हमारी तरफ से हुई। अब
फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर सर अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहता था, क्या मेरा एनालिसिस सही है? अगर बिल्कुल सही है। मौलाना आज़ाद ने चट्टान को एक इंटरव्यू दिया था 1946 में, अच्छा, जहाँ पे उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी। एक तो उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि लियाकत अली और जिन्ना साहब के देहांत के बाद उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री रूल ही आएगा, क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान में, और ये खिलौना हो जाएगा बड़े पावर्स के, वो खेलेंगे पाकिस्तान को लेके। दूसरी उन्होंने बहुत सोच के बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली हैं वो कभी मानेंगे नहीं इनकी डोमिनेशन, और वो बगावत करेंगे ही करेंगे। और अगर आप देखें 1948 में मेरे ख्याल से या 39 में फजलुल हक साहब, जिन्होंने खुद पाकिस्तान की मांग की थी, वो आए थे पश्चिम बंगाल में कलकत्ते में अपने इलाज कराने। अच्छा, तो वो निकलने के बाद डॉक्टर बीसी राय ने उस वक्त में उनको एक संवर्धना सभा दी महाजती सदन में, वहाँ पे कीज ऑफ द सिटी उनको प्रेजेंट किया। अच्छा, तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने उनको गले मिले, कहे कि 2 बंगाल अलग नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। वापस गए, ट्रेटर टू द कंट्री डॉन की हेडलाइन थी और अरेस्ट। साथ ही साथ में ये सबको अरेस्ट कर लिया जितने भी जो अवामी फैक्शन है ऑफ द मुस्लिम लीग, तभी मुस्लिम लीग थी सर, और ये हमारे शेख मुजीबर रहमान को जेल में रखा गया। उनके साथ एक कांग्रेसी था और एक फॉरवर्ड ब्लॉक का आदमी था, वो बेचारा बीमार पड़ गया, उसको इलाज कराया इन दोनों ने मिलके। तो आप कह सकते हैं, और जिन्ना ने जिस दिन बोला खड़ा होके ढाका यूनिवर्सिटी में कि द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू एंड उर्दू अलोन, दैट जैसे डे आपने द कहा। ग्रेव वाज डग। हाँ, मैं भी यही सब सोचता हूँ क्योंकि हमें ऐसा ब्लेम किया जाता है कि हमने ये सब किया, और ये तो एक पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर। हम करते क्या कि इतनी आपने ऐसे काम वहाँ बांग्लादेश में किए कि लोग हमारे संग आने लगे, तो हमें अपनी सुरक्षा करनी थी। चलिए इससे हटकर पूछते हैं, आपको मालूम है कि मोदी जी जब सत्ता में आए तो उनका पहली पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, और मुझे लगता है कि आज के दिन विच इज़ नेबरहुड लॉस्ट। क्या ये सही है? हमारे क्षेत्र में हालत तो काफ़ी ख़राब है। अगर आप बांग्लादेश को देखें, नेपाल को देखें, कुछ साल पहले श्रीलंका में जो जी हाँ। हुआ था, अब इस सब में लोकल फैक्टर्स प्ले अ वेरी बिग रोल। जी हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई भारत सरकार की कोई नीति की वजह से उपद्रव हुआ उस पर हम बांग्लादेश चर्चा में। करेंगे कि नीतियों पे उसको हम पर ये बात जरूर है कि हमारे खित्ते में कोई बाइंडिंग नैरेटिव थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है, सॉलिड है, पर इन द एब्सेंस ऑफ अ रीजनल नैरेटिव, मतलब मैं आपसे एक छोटा सा आपसे राय लेना चाहता हूँ। 2014 में इलेक्शन हुए, 2018 में इलेक्शन हुए, 2024 में हुए, तो सभी को मालूम था कि इलेक्शन रिग्ड हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता रहता था इलेक्शन बांग्लादेश में रिग्ड है, हमें भी मालूम था। हाँ, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए था, क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हमें भी मालूम था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है और एक विवाद होगा। एक जेन जी जो रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, वैसे भी हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ वहाँ होने वाला है। तो हमने अपनी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कायम नहीं रखी दूसरों के साथ, क्योंकि आज के दिन तो कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है पहले जो सिचुएशन थी और अब जो सिचुएशन है उसमें फ़र्क है। उस टाइम बांग्लादेश में जहाँ तक मेरी राय ये है कि क्योंकि उनके इंटरनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गए थे, इसलिए हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया सबके साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना, क्योंकि यू कुड ईदर डील विद द गवर्नमेंट। हम ये तो कह सकते थे उस दिन जब इलेक्शन हुआ, उस समय तो हमारी स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स ये आई कि दिस इज़ एन इंटरनल अफेयर, और आज हम कह रहे हैं कि नो द इलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी डेमोक्रेटिक। तो वो भी तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें वो तो एक करना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन है, वो तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि उस स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी फर्क है, क्योंकि अब जैसे अगर आप म्यांमार में भी इलेक्शन देखें तो उसमें भी सम पार्टीज आर बीइंग केप्ट आउट। करेक्ट। और कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में शायद 1970 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन में कोई ना कुछ गड़बड़ी हुई है। जी हाँ, जी हाँ। पर शेख हसीना का जो मेजर प्लस पॉइंट उनके जो टेन्योर का ये था, वो था बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, और उसे भी हम पूरी तरह से वो तो पाकिस्तान भी मानता है, वो तो पाकिस्तान भी मानता है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई,
और मुबारकबाद भी देना चाहता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वी आर आइसोलेटेड। मुझे, इज दैट राइट? नहीं, ऐसा है, आपने बोला नेबरहुड हैज़ बीन लॉस्ट, तो इसमें कुछ गलतियां या कुछ जिम्मेदारी हमारी है, कुछ नेबर्स की है। वो तो है ही है। मतलब क्योंकि नेबर जो है उसको आप बदल नहीं सकते, उसके इंटरनल प्रोसेसेस आप बदल नहीं सकते। अगर आप ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान या भारत जो है हैज़ द पावर एंड जो क्षमता है कि डिक्टेट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ऑल आवर नेबर्स, इतनी क्षमता हमें अभी नहीं है। हालांकि हमारे जो छोटे नेबर्स हैं वो समझते हैं कि हमें क्षमता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जो आपने चुनाव के बारे में बात किया है, ये चुनौती तो हर जगह है, चाहे आप पाकिस्तान में देखें, चाहे म्यांमार में देखें, चाहे श्रीलंका में देखें। क्वेश्चन इज हाउ मच शुड इंडिया इंटरफियर एंड इंटरवीन इन द इंटरनल प्रोसेसेस। सारे नेबर कहते हैं जब उनको सूट करता है कि आप क्यों ने हमें सपोर्ट किया, जब सूट नहीं करता है तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीलिंग विद दी स्मॉल states with fragile institutions has to be understood by all of us. It's not black and white. अब आप दूसरी जो रियलिटी ये है, 2014 में 1947 के बाद पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने सारे नेबर्स को बुलाया इनॉग्रेशन पे। जी हाँ। तभी तो मैंने कहा कि 2019 में बुलाया, कभी पहले हुआ नहीं 70 साल में। तो ये नेबरहुड फर्स्ट का एक वो था, प्रूफ, प्रमाण था। बिल्कुल। उसके बाद छितर बितर हो गए सब। अब इसमें इंडिया की कितनी जिम्मेदारी है, उनके इंस्टीट्यूशंस की कितनी जिम्मेदारी है, हमें इस पे गौर करना चाहिए ना। कुछ तो जिम्मेदारी हमें, कुछ भी हमारी भी तो खामियां होंगी। अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो आपको बोलेंगे आप होते कौन है। आज हमसे कहते हैं कि आपने डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया है, आज हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, कहेंगे आप चुप रहिए, आपको मतलब क्या है, चाहे अवामी आए चुनाव में ना आए, इससे आपको क्या मतलब है। और कल को हमने बोला कि चुनाव ठीक है तो वो कहते हैं कि आपने क्यों बोल दिया ठीक है। तो इसमें ये इधर उधर करने में, चलिए मैं आपकी बात हम मान देते हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, जैसे अब अमेरिका के साथ हमने एक तरफिया काम किया, वहाँ भी जाकर अब की बार ट्रंप सरकार किया ना, ठीक है ना। तो एक तरफ तो हम वो भी करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमको हमें क्या लेना देना है इलेक्शन का, तो भी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। देखिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी विवाद में या विवाद की स्थिति में हमें ये तो मालूम है कि कोई ना कोई तो इसका विरोध करेगा, और फॉरेन पॉलिसी का तो मकसद ही है कि जो विरोध करने वाले हैं उनके भी हाथ मिलाओ, ताकि ऐसी स्थिति अगर पैदा हो तो हमें इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या होगा आगे। नहीं तो बांग्लादेश में तो हम सभी के साथ कांटेक्ट में रहे थे। आप समझते हो कि भाई हमने सब कुछ जो करना चाहिए था किया था, और उसके बाद हमारे हाथ से चली गई बात। हर देश में जो हम डील करते हैं, देयर इज अ रियलिटी ऑफ दैट कंट्री। आज शेख हसीना थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझसे बात करिए। उनके पहले खालिदा जिया थी, उन्होंने कहा सिर्फ मुझसे बात करिए। अगर आपको देश के हित के ऊपर आपको आगे चलना है तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसी से डील करना है। अगर आपने ज़्यादा ऑपोजिशन की तरफ झुके, एज इंडिया, नॉट एज अमेरिका, नॉट एज चाइना, नॉट एज रशिया, उनका तो अलग ही दर्जा है, हमारा अलग है। जहाँ इंडियन पता चला कि ज़्यादा वो ऑपोजिशन के साथ लगा हुआ है कि हम साहब डेमोक्रेसी चाहते हैं, पहली जो रुकावट आएगी वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से आती है कि खबरदार आप ऑपोजिशन से। लेकिन बाहर के जब प्रेसिडेंट्स हमारे देश में आते हैं तो वो विपक्षी नेताओं को भी मिलते हैं ना। बट सर, इंडिया की स्थिति और बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका की बहुत अलग है, ये हमें समझना चाहिए। एसिमेट्रिकल पावर स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, फ्रेजिलिटी ऑफ स्टेट सॉवरेंटी, मैच्योरिटी, वो नहीं है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड नहीं है वो तो जब से पैदा हुआ है बांग्लादेश, उसकी इतिहास में ही ऐसा ही है। तो अगर आप नेपाल में जाके बोलें कि मैं सबसे मिलूंगा, वहाँ पे पॉसिबल है। हमारे सब भी नेता जाते हैं, सब पिछले 5 प्रधानमंत्रियों से नेपाल के लोग भी यहाँ आते सबसे मिलते हैं, वहाँ पे नहीं है। अब आप देखिएगा कल को अगर कोई जीत गया चुनाव में यहाँ पे बांग्लादेश में, और आपने कहा कि नहीं साहब मैं तो ऑपोजिशन से मिलूंगा, आई लाइक टू सी द रिएक्शन। तो चुनौती तो है, बट हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सारे पक्षों के साथ कांटेक्ट मेंटेन करें, और वो हम कर रहे हैं जहाँ तक हो सका है, करा है और आगे भी करेंगे। तो आपके हिसाब से जो हम कर सकते थे हमने किया, और बांग्लादेश एक अलग ऐसा देश है जहाँ हम सबके साथ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो बाकी विरोधी पार्टियों के साथ हम ज़्यादा तालमेल नहीं कर सकते। ये उसका कल्चरल एक पॉलिटिकल पैटर्न लगता है आपके हिसाब से। हमने बताइए।
ये बांग्लादेश का पैदा जब हुआ था, आप अगर देखें तभी उसमें डीएनए में एक स्प्लिट था, क्रोमोसोम में स्प्लिट था। बल्कि 1930 से आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग का एक धारा था, एक प्रजा कृषक पार्टी की धारा थी। तो वही प्रजा कृषक पार्टी की जो सोच विचार थी, आइडियोलॉजी थी, उसकी डिसेंडेंट आप कह सकते हैं अवामी लीग है। और मुस्लिम लीग की जो सोच विचार है वो जिया की तरफ है। बीच में एक जमात है जिसका कि बहुत ही फ्रेजाइल वोट है, बहुत कम वोट है उनका, पर उनका एक चिंताधारा बराबर से था, एंड दैट इज़ प्रो पाकिस्तान। 71 में जमात का और जमात के जितने भी कह सकते हैं टुकड़े, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मिलिशिया में ज्वाइन किया, पाकिस्तान आर्मी के साथ उन्होंने खून की होली खेली। सब ये कहानियाँ सारे पुराने हैं, पर वो एक आइडियोलॉजी थी और उस आइडियोलॉजी को 71 में संपूर्ण तरीके से ख़त्म नहीं किया गया। ये शेख मुजीबुर रहमान का और भारत का बड़प्पन है कि उन्होंने उनको छुआ नहीं। वो लोग हैं, अभी भी बांग्लादेश में हैं और वो आइडियोलॉजिकल जो भी हैं वो कंटिन्यू किए। ये हसीना के वक्त में जाके जो एकदम एक्सट्रीम वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने खून रेप में इन्वॉल्व थे, ऑर्डर्स दिए थे, उनको जाके फांसी दी गई। पर बाकी काडर तो किसी ने नहीं छुआ, किसी ने उनको जेल में नहीं डाला, किसी ने उनको, जमात के लोग भी थे जिनको फांसी दी। बिल्कुल जमात के ही लोग ज़्यादा थे सर। तो वो जो थे, बाकी तो सब हैं और दे हैव टेकन सेंटर स्टेज। उन्होंने ये 2024 की जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, जो कि जेन्युइन मूवमेंट थी, ये हम सब मानते हैं कि डेमोक्रेसी की एक डेफिसिट थी। सही फरमाया साहब ने कि 1970 और उसके बाद मेरे ख्याल से 2009 की जो इलेक्शन थी, जो आर्मी रूल में हुई थी, ये दोनों कंप्लीटली कह सकते हैं मोर और लेस इम्पार्शियल थे। परसेंटेज वोट भी बहुत कम था, बहुत कम थे। पर अब जो देखेंगे, अब हर इलेक्शन, तो वो जिया के वक्त में देखे, अरशाद के वक्त में देखे या हसीना साहब मेम साहब के वक्त में देखे, सब में कुछ ना इम्परफेक्शन था। एक ही चीज़ कहूँगा कि हसीना वाजेद, बेगम हसीना वाजेद के वक्त में इलेक्शन में किसी पार्टी को बैन नहीं किया, एक्सेप्टिंग जमात टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि जमात को बोला, चिन्हित किया कि इन्होंने 71 में देशवासियों के खिलाफ लड़ाई जंग की थी। बाकी किसी को बैन नहीं हुआ। ये पहले बार हुआ है कि एक मेजर पार्टी, कितनी उसकी समर्थन है आप कह नहीं सकते। रूरल हिंटरलैंड में हमें सोच है, हमारी विश्वास है कि रूरल हिंटरलैंड में अभी भी अवामी लीग की बहुत अच्छी होल्ड है, पकड़ है। उसको आप अगर बात दे दे तो कह सकते हैं कि 1/4 देश के लोगों को आप वोट देने की मौका नहीं दे रहे। अब पंकज सरन साहब ने सही फरमाया, उनके लोग हर वक्त आते रहते हैं। अवामी लीग के लोग तो यहाँ पे रिफ्यूजी हैं, पर बीएनपी के लोग कब से आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। जमात के लोग अब भी आ रहे हैं। बीएनपी के लोग कह रहे हैं कि वो 2000 साल की बात भूल जाइए, जबकि हमारे यहाँ से जंगी लोग ट्रेन होके आपके यहाँ पे गड़बड़ किया, हम अब अच्छे लड़के हो गए। जमात कहते हैं आप 71 भूल जाइए, हम भी अच्छे लड़के हो गए। अब कौन अच्छे लड़के हैं वो तो बाद में पता चलेगा, पर एक डीएनए में स्प्लिट है साहब। वहाँ पे ये एकदम सही कहा पंकज सरन साहब ने, उन्होंने ठीक भांपा है इस मामले को, क्योंकि वो खुद हाई कमिश्नर थे। वहाँ पे एक पूरा दोहरा वो सोच है, और जो बीच के जो आदमी हैं, जो ना इस दल के हैं ना उस दल के हैं, वो कभी इस तरफ जाते कभी उस तरफ जाते, उस हिसाब से। जो अभी तारिक रहमान साहब जब वापस आ रहे हैं, उनका ज़बरदस्त स्वागत होने वाला है। 5 लाख लोग कह रहे हैं इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने ख़ास तौर पे जो एनसीपी जो नई पार्टी बनी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उन्होंने ये एक ऐलान किया है कि ये जो मर्डर हुआ है कादी का, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करा है, ये आरोप लगा है, और उन्होंने रहमान का स्वागत किया। तो इसके क्या लगता है कि इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो उन्होंने भारतवर्ष को दोषी ठहराया, कहा कि खूनी हमारे यहाँ से भारत चले गए। फिर जब उन्होंने देखा कि ये गड़बड़ हो जा रहा है, भारत थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खूनी कहाँ गए हमें पता नहीं, हम ये कहना ठीक नहीं है। अब कहने लगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने कराया है। करा सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो जमातियों के कह सकते हैं उनके संग है। तो जमात सबसे नाखुश होगा अगर बीएनपी आके अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि जमात का आशा था ये पहले बार होगा अवामी लीग के वोटर्स को हम कहेंगे कि हमें वोट दे भाई, बीएनपी को मत दे। खास तौर से जो माइनॉरिटीज हैं उन पे तो दबाव डाल ही रखे। अब तो चैलेंज बिटवीन वो है जमात एंड दिस थिंग। तो अगर कहीं जमात आ गई सत्ता में, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। वो जितना भी कहे कि हम अच्छे बच्चे हो गए, हम भारत के साथ दोस्ताना रखते हैं। मैं ये कहूँगा, अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें, उनके हित में, आपको सबसे ज्यादा जानकारी है क्योंकि आप तो वहाँ 1-2 बार रह चुके हैं। नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोपोजिशन। अगर हम चाहते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा डेमोक्रेसी के बारे में, इफ यू आर वेल विशर्स ऑफ बांग्लादेश,
और जो पहले हम मान लिया बुराइयां हुई हैं, तो अब हम क्या चाहेंगे? द बेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड शुड बी हेल्ड इन बांग्लादेश, मोस्ट फ्री, मोस्ट फेयर, मोस्ट इंक्लूसिव। इलेक्टोरल रोल बढ़िया होना चाहिए, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, तो और यहाँ भी सबको problem मौका। है। हाँ, पर हम यहाँ की बात कर नहीं रहे। नहीं नहीं कर रहे, मैं वैसे कर रहा कर भी सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रोल की अभी तो बात हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम अपने कह रहे हैं खोट है, तो फिर बांग्लादेश भी मान लीजिए खोट है। मतलब ये अगर खोट हर जगह है डेमोक्रेसी तो दम दूसरी बात है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में मान के चल रहे हैं, ये एक दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ सेल्फ करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, देन वी शुड से कि भाई यू शुड हैव द बेस्ट पॉसिबल इलेक्शन and let वो होने नहीं वाली, let वो the होने most नहीं। popular party emerge, वो होने नहीं वाली, and we will live with it. वो तो होने नहीं वाली। But question ये है कि whether is it a practical proposition or is it a theoretical proposition? और आज से लेके फरवरी तक अगले 6 हफ्ते क्या लगता है आपको जमात और इन BNP पे क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि आप तो जानकारी you know, I don't want to speculate on the result, but जैसे आपने बोला, अगर अवामी नहीं है तो बचा कौन? फिर BNP और जमात। Till today BNP by Jamaat were part of an alliance, close alliance. They used to fight together. Common enemy was Awami. actually और अवामी अब है ही नहीं, तो अब दोनों ये हैं, दोनों समझते हैं उनके पास वोट है, BNP और जमात। अब देखना, पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि BNP एंड जमात आर हैव एन ओपन फील्ड। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे वोट डालेंगे, किसी को पता ही नहीं उनकी विचारधारा तो क्या है। NCP का क्या रोल रहेगा इसमें? एनसीपी का दे आर वेरी दिस थिंग आइडियलिस्टिक, जैसे नेपाल की जेन जी हैं, वेदर दे कैन ऑर्गेनाइज पोलिटिकली, बट मच मोर इम्पॉर्टेंट वेदर इस्टेब्लिश्ड ओल्ड फोर्सेज सच एज BNP एंड जमात विल गिव एनी पोलिटिकल स्पेस टू दीज यंग स्टूडेंट्स। वो तो मुश्किल लगता है। तो मतलब क्या है, मतलब सोच में बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट है, नई जनरेशन, नया खून है, और बट वेदर द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर विल अलाउ। अब तारिक रहमान वापस आ गए हैं, क्यों आए हैं? अब ऑपोजिशन में लड़ने के लिए। केसेस खत्म हो गए, ड्रॉप हो गए, रद्द हो गए, ना, अब तो 17 वापस साल आना ही था उनको लगता है कि भाई अब हम सत्ता में आने वाले, अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो है ही है ना। जो नेता 17 साल बाद देश लौटते हैं, वो किस वजह से लौटेंगे? ऑपोजिशन में बैठने के लिए, किस रूल करने के नहीं लिए? सत्ता में। तो फिर सत्ता में कैसे आएंगे? जब तक चुनाव नहीं होगा और लोग उनको वोट नहीं देंगे, तो सत्ता में कोई गारंटी लिख के लिए कि आप आ जाइए। अभी आपको तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव कराना चाहिए ना, तो ये भी तो एक दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग बांग्लादेश में ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं कराना, नहीं कराना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर चुनाव जल्दी होगा तो उसमें BNP को एडवांटेज है, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी है। पर शायद वो दौर अब पीछे रह गया, क्योंकि अब इलेक्शन तो शायद होगा ही, बिकॉज उसको बदलना मुझे लगता नहीं कि संभव है। पर मुझे भारत की जब हम नीति की बात करते हैं या भारत में अपने सोच की बात करते हैं, और आपने कहा वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पूरे खित्ते में और ख़ास करके बांग्लादेश में हमारे पास कई बार ऐसे हुआ है कि जो हमारे पास विकल्प हैं, शायद उनमें कोई अच्छा विकल्प ना रहे, फिर भी हमें चयन करना पड़ता है। वी हैव टू चूज फ्रॉम अ मेन्यू ऑफ बैड ऑप्शंस। करेक्ट। और चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चयन के बिना हम एक नीति बना नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है इसमें रियलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ ये सोच के चलें कि 1971 में क्या हुआ और पाकिस्तान का इसमें क्या रवैया होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम आगे पॉजिटिवली नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर आप नेपाल में देखें स्थिति, या बांग्लादेश में देखें, या म्यांमार में देखें, अफ़गानिस्तान में अगर आप देखें, तो हमेशा ये सवाल रहेगा कि ग्लास आधा भरा है या खाली है। करेक्ट। और अगर हम ये शोर मचाते रहे कि ग्लास आधा खाली है, तो उसमें कोई पॉजिटिविटी डेवलप नहीं होगी। वो नकारात्मक स्थिति में हम फंस जाएंगे, और वो जो पाकिस्तान स्क्रिप्ट है या पाकिस्तान प्लेबुक है, उसे हम अपने पूरे नेबरहुड में फैलाएंगे। सही बात है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो बांग्लादेश में अभी स्थिति है, हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो पाकिस्तान स्क्रिप्ट वो खत्म, वो यहाँ पर लागू ना हो। एग्जैक्टली। क्योंकि और उसके लिए शायद हमें इतने जल्दी रिएक्ट ना करना चाहिए। हर बात पे रिएक्ट करना है, या उसके ऊपर टिप्पणी करनी, या कोई कहना उसके बारे में शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी बांग्लादेश बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। जी हाँ। एंड इट शुड बी गिवन इट स्पेस टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। करेक्ट।
पर अब क्या हुआ है ना कि जैसे ही यूनुस साहब ने तुरंत इसके बाद अपना व्यापार पाकिस्तान जो 1971 से बंद था वो शुरू कर दिया, और 50,000 टन्स ग्रेन राइस उन्होंने दी G2G कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। बायलैटरल ट्रेड बढ़ गई 27%। तो यूनुस साहब जैसे आपने कहा इज क्लोजली लिंक्ड टू द जमात, और जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो उसी को हेल्प, उसकी मदद करेगा जो उनके नज़दीक सर है। मेरे तो उससे विचार हाँ मेरे विचार में जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, कि हम यूएस के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाएं, रशिया के साथ भी बनाएं, चीन के साथ भी बनाएं, इसी तरह हमारे क्षेत्र में सब हमारे जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी हमसाय मुल्क हैं, वो सब चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो। तो आप ये नहीं कह सकते किसी को कि आपने पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों शुरू किया। जो हमारे एडवांटेजेस हैं हमको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो वास्तविकता बता रहा हूँ कि नहीं सर, वास्तविकता है कि बांग्लादेश में हमेशा एक सोच रही है कि उसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ जो बिगड़े थे 1971 में, उसके बारे में दे हैव रिग्रेट। वो जो स्पिरिट ऑफ 1947 है वो बांग्लादेश में हमेशा रहा है और अब शायद ज़्यादा उभर के आ रहा है। बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो विकल्प हैं, शायद खराब विकल्प में ही शायद हमको चयन करना पड़े, पर हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सब विकल्प खराब हैं इसलिए मैं जो मेरी पोजीशन में सिर्फ वही कहते रहूँगा और स्थिति बिगड़ते रहे तो बिगड़ते रहे। वो तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना। वो कहते हैं कि शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन मांग लिया उन्होंने, कितनी बरसों से मांग रहे हैं, और हम उसमें दुविधा में हैं, क्या करेंगे। हम कुछ कर भी नहीं सकते, उनको वापस तो भेज ही नहीं सकते हम। ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई एक्सट्रेडिशन मांग के हम शेख हसीना को वापस भेजें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे रिश्ते कैसे ठीक होंगे फिर, ये प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, बांग्लादेश हिंदुस्तान की जो रिलेशनशिप है उसका इतिहास ऐसा है कि अगर 5 मुद्दे होते हैं और हम उनको पांचों को रिजॉल्व कर देते हैं तो छठा आ जाता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने सारे के सारे, मैं खुद था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, वो तो आपने बड़ी जबरदस्त 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सेटल किया शेख हसीना की वजह से, तो वो सोच गैंजीज वाटर ट्रीटी, जो मतलब हो सकता है कि या 3 बीघा, मतलब 50 चीजें की तीस्ता नहीं हुआ 2011, तीस्ता नहीं हुआ, तीस्ता में पानी नहीं है, कहाँ से होगा। पर अगर आप ये मान के चलें तो अगर ममता बनर्जी हैं, उनसे भी वेस्ट बंगाल से पूछना है, सिक्किम से पूछना है। तो पॉइंट ये है कि जहाँ तक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर कंसर्न्ड, देयर विल ऑलवेज बी इश्यूज। ओनली थिंग इज, कैन यू मैनेज एंड डू यू हैव द पॉलिटिकल विल। अगर है और पॉलिटिकल अब 10 साल मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ बड़ी कोशिश की हमने। हाँ, आप थे कैबिनेट में, आपसे अच्छा किसको मालूम है क्या किया था। यू वर इन द कैबिनेट। I know, I met her, Sheikh Hasina ji came here, I was sent actually, I met her. तो आपकी सरकार ने तो कर नहीं पाए। नहीं, वो मुश्किल था, वो बहुत मुश्किल था। मैं आपसे सहमत हूँ, वो आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नजरअंदाज करें। नहीं, बिल्कुल जैसे राघवन साहब ने कहा, वी एक्सेप्ट देयर आर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, दे विल ऑलवेज बी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। ऐसा कोई वो स्वर्ग बट इट इज लिटिल डिफरेंट। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक इसमें और बड़ा भारी इशू आ गया है, वो है चाइना, जो पहले नहीं था। चाइना हमेशा था सर। नहीं सर, इतनी तादाद में नहीं था सर। चाइना ने $1.2 बिलियन की अभी इन्वेस्टमेंट करवा दी है वहाँ बांग्लादेश में, और उन्होंने ये भी कहा कि आप, क्योंकि हम 7 सिस्टर्स आर आइसोलेटेड, रूट इज ओनली थ्रू। चाइना को सबसे ज़्यादा फायदा हमेशा मिला है, लेकिन शेख हसीना ने कोई कसर नहीं छोड़ी चाइना को बुलाने के लिए। सबमरीन बेस, 70% मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Therefore the situation has changed। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पहले तो इतनी देखिए, बिकॉज एक बार चाइना एक लगभग सुपर पावर बन गया, इकोनॉमिक हेफ्ट उसका इतना ज़्यादा है कि हम मुकाबला कर नहीं सकते जितना भी चाहें। ठीक है ना। तो अगर आप मुकाबला कर नहीं सकते तो निश्चित रूप से जो हमारी पॉलिसी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में लिखा था, द एनिमी इज योर फ्रेंड। हाँ, तो अब तो पाकिस्तान इज नॉट एन एनिमी फॉर देम, सो इट इज देयर फ्रेंड। एंड चाइना इज ऑल्सो विथ क्लोज टू, एज यू नो द रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो इस स्थिति में मेरे हिसाब से इंडिया स्टैंड्स अ लिटिल आइसोलेटेड। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अल्टीमेटली चाइना का हेफ्ट बराबर से था। अब जब सबमरीन बेस बनाया, वो सबसे बड़ी उनकी मेरे ख्याल से गलती थी।
ये सरकार तो चाइना को मदद देगा, पर ये बांग्लादेशी सरकार जो है ये अमेरिका से ज़्यादा डरती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरती है तो अमेरिका से डरती है। अब भारत का एक एडवांटेज है कि हम कल्चरली इतना ज़्यादा इंटरट्वाइंड है बांग्लादेश के साथ। बेटी शादी के रिश्ता है, कल्चर के रिश्ता है, भाषा का रिश्ता है, सबसे बड़ी बात है। और उस पर हमें जोर देना चाहिए, अमल देना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार आए, जितना भी एंटी इंडियन हो, वो इस चीज़ को तोड़ नहीं पाएंगे। वो जितना भी करे, टॉलीवुड की पिक्चर वो देखेंगे, सीरियल वो देखेंगे। हमें कल्चरल जो हमारी जो, अगर वो अग्रसन कहे तो अग्रसन, अगर हम सोचे कि ये हमारी नेचुरल स्प्रेड है कल्चर की, वो हमें करती रहना चाहिए। वो चीन के, वो नेपाल के तरफ भी रहना चाहिए, बांग्लादेश के तरफ भी रहना चाहिए। ये करते रहेंगे तो आप देखेंगे उनके लोग ही खुद कहेंगे कि हमारे साथ भारत की अच्छी संबंध होनी चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान ने उनको डब किया गया कि इंडियन एजेंट है, इसीलिए किया गया क्योंकि उनकी जो दफ़ाएं थी उसमें सबसे बड़ी एक दफ़ा जो पाकिस्तान को गुस्सा आया था जिसमें, वो ये था कि भारत के साथ हमारी अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम क्यों गेहूँ वेस्ट पाकिस्तान से उतना दूर से समुद्री पथ में लेके आएंगे, जबकि हमें बगल से पश्चिम बंगाल से चावल मिल सकता है। स्मगल हो रही है, स्मगलिंग मत कराइए, आप उसको लीगली लाइए। इस एक बात पे सबसे बड़ी उनकी गुस्सा था कि ये तो इंडियन एजेंट है। तो ये बात हर वक्त रहेगा, कोई भी सरकार आए उसको दखल अंदाज नहीं कर पाएंगे। 50,000 टन वो ज़्यादा दर में उन्होंने पाकिस्तान से खरीदी है, साथ ही साथ में उन्होंने 50,000 टन की भारत से खरीदी है, ताकि दाम के संतुलन आए। पाकिस्तान अगर 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है और इंडिया 10 रुपये कम दे रहा है, तो उनको भी तो ये देखने पड़ेगा। और जहाँ आपने बोला चीन के बारे में, आई जस्ट वांट टू सप्लीमेंट व्हाट जयंतो हैज सेड। सच्चाई क्या है? आपकी बात मान ली मैंने, पर एक और भी सच्चाई है। ये सच्चाई है कि भारत ने 2 साल पहले तक एक साल में 15 लाख वीज़ा दिए बांग्लादेशियों को। चाइना से पूछ लेते हैं उन्होंने कितने दिए, और चाइनीज एम्बेसी के सामने कितने बांग्लादेशी खड़े होते हैं वीज़ा के लिए, और इंडियन एम्बेसी के सामने कितने खड़े होते हैं वीज़ा देने के लिए। ये भी बात तो फिर सही बात है, तो फिर एम्पेरिकल एविडेंस है, मतलब इसमें कुछ कमेंट्री की बात ही नहीं है कि नंबर 1 डिमांड फॉर वीज़ा कहाँ है, इंडिया के लिए या चाइना के लिए, और सप्लाई कहाँ से आ रही है वीज़ा की, इंडिया से कि चाइना से। और जब अगर आपके पास 20 लैंड कस्टम स्टेशन हैं, इमिग्रेशन पॉइंट्स। प्रॉब्लम हमारी ये है, मैं आपके जो मैं सोचता हूँ, जो सच्चाई भी है, कि अगर हमारी इफ़ वी हैड प्रोग्रेस्ड, हमारी उन्नति जैसे चाइना कर रहा था होती, हमारा इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति बेहतर होती, तो हमारी जो पावर टू बार्गेन भी बेहतर होती। प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हम डोमेस्टिकली, इकोनॉमिकली वी आर नॉट अ वेरी, वी डोंट हैव दैट हेफ्ट, एंड के लिए हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर है इवन विद द वेस्ट नहीं रही। एंड दिस इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक कि हमने उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं थी जो हमारी आर्थिक स्थिति में हिंदुस्तान को ताकतवर देश So that is true, but we have strengths in our culturally, yes. socially, even economically, we have our strengths. और ये सोचने की जगह कि चाइना क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स हैं, वी डोंट हैव, सो वी शुड ट्राई टू कम्पीट एवरीवेयर। पर मेरी राय में टू प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स वी हैव टू हैव अ ब्रॉडर रिलेशनशिप। अगर आप बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटाइज कर देंगे अपनी रिलेशनशिप, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रोग्रेस। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि रिलेशनशिप इतनी सिक्योरिटाइज हो गई है दैट यू कैन नॉट यूज योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और योर कल्चरल स्ट्रेंथ। वो नहीं होना चाहिए, तो वो बांग्लादेश के साथ नहीं होना चाहिए। सही बात है। और उसमें अगर वी हैव टू, इफ वी हैव, इट डजंट मैटर इफ इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने कहा, कभी कभी चैन में हमको सिर्फ खराब विकल्प मिले तो थोड़ा समय हमको देना चाहिए भी बांग्लादेश को, लेट इट फाइंड इट्स वे अगेन। एक और भी दूसरी भी बात है कि कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई और देश उनके ऊपर इतना हावी हो जाए जी। हालांकि वो नज़दीकी रखेंगे चीन के साथ, लेकिन इतना भी उनको लगेगा कि ऐसा ना हो कि सारी इकोनॉमी चीन के हाथ में चले जाए। तो ये भी हमारे एक एडवांटेज है विच वी शुड एक्सप्लॉइट। आई थिंक सो। अभी जो पिछले कुछ सालों में जो आजकल ऑफ कोर्स इमोशन बहुत हाई चल रहा है बांग्लादेश में, बट जिस तरह हमने एनर्जी पाइपलाइन, पावर पाइपलाइन, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स ये सब किए, ये तो मतलब पहले हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सही बात। आई मीन आप देखिए, आपकी जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस बनी हैं,
हम यूरोप की बात करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है। बिल्कुल स्टार्टेड अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, कंटिन्यूड अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हिंदुस्तान में दोनों कांग्रेस और भाजपा जो है, दे वर यूनाइटेड इन देयर अप्रोच टू बांग्लादेश। राइट। तो जब सरकार दिल्ली में बदली, सबसे ज्यादा नर्वसनेस बांग्लादेश में थी कि अब तो ये बीजेपी आ गई है, हमारा क्या होगा, किस तरह रिश्ते आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा बड़पन है, तो हमने इसको सो द कनेक्टिविटीज जो हैं, राइट। बट अभी हमने अप्रैल 25 में विड्रॉ कर ली अपनी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज। तो थोड़ा बहुत ये जो रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आया है पिछले 1-1.5 साल में, वो है, वो भी हकीकत है। पर हकीकत वो भी है कि पावर सप्लाई चल रही है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी फ्रेट ट्रेन सर्विसेज बंद हो गई, आपकी इनलैंड वाटर ट्रांजिट बंद हो गई। तो यही तो जमात चाहती है, और क्या चाहती है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि we should make sure that that doesn't हाँ, बस happen. यही कह रहे हैं। नहीं तो अगर वहाँ की सरकार कहती है, हसीना क्या कहती थी, आई वॉन्ट टू रिस्टोर द प्री 1965 कनेक्टिविटीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर कल की सरकार कहती है माई मैंडेट इज टू ब्रेक ऑल द कनेक्टिविटीज, तो आप जबरदस्ती थोड़ी ट्रेन भेजेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे But we should also make sure that those connectivities which are in Bangladesh's interest don't become points of leverage for us. Because थोड़ा आगे की सोचने की जरूरत है हमें. We have to have a slightly long-term vision about Bangladesh. चलिए एक लास्ट बात पे चर्चा करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं कि इतनी एंटी इंडिया फीलिंग बांग्लादेश में क्यों है? नहीं, ये वो डीएनए, पुराना डीएनए से है। और अभी भी बांग्लादेश में हमारे बहुत दोस्त हैं, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतवर्ष की अब तरक्की हो। अखबारों में वो दिख नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं, वो अब अखबार तो इस वक्त सारा ही उन्हीं के हाथ सरकार में के है, कंट्रोल में। जैसे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, ये नहीं कह सकता मैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हमारे दोस्त काफ़ी हैं और वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध मजबूत हो। बल्कि फ़ोन कॉल इन दोनों के पास आते होंगे, दोनों डिप्लोमेट्स के पास आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। आम जनता की फ़ोन कॉल आती है कि दादा कब आप लोग आ रहे हो, क्या हो। युवा लोग इतने खिलाफ क्यों हो गए? युवा लोग भी खिलाफ नहीं, ये जो देख रहे हैं आप, जो रास्ते में जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में युवक हैं जो घर में हैं, वो चाहते नहीं है मारधार, ये मारपीट। यंग डेंटिस्ट फोन करती है, 23 साल की लड़की कहती है कि मैं अपने क्लिनिक नहीं जा पा रही हूँ इनके चक्कर में। रास्ते में सिगरेट नहीं पी पाते। कोई अवाम है वो तो खुश नहीं है इन चीजों पे, बिल्कुल वो खुश तो- नहीं है, वो ये तोड़ फोड़ मॉब क्रेसी ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और वो चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम कब न्यू मार्केट आएंगे और बाजार करेंगे। आज के तारीख में भी किसी बांग्लादेशी लड़की की शादी नहीं होती है बनारसी साड़ी के बिना। अरे क्या बात है। सर मेरे विचार में दक्षिण एशिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं हो। ये एक रियलिटी है। शायद अफगानिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान पे स्ट्रीट लेवल पे देयर इज नो एंटी इंडिया सेंटिमेंट, पर अदरवाइज आप कहीं भी जब छानबीन करेंगे आपको जरूर मिलेगा एंटी इंडिया सेंटिमेंट। एंड दैट इज बिकॉज एसिमेट्रीज इतनी ज़्यादा हैं साउथ एशिया में, तो ये तो रहेगा ही। पर मेरे विचार में दैट इज नॉट द ओनली सेंटिमेंट। Even in Pakistan, there is there's a lot of anti-India sentiment, but there is also a lot of admiration for That's India. true, that is true. If we are a cultural hegemon anywhere in South Asia, we are a cultural hegemon in Pakistan. सही। Because Bollywood film देखे, म्यूजिक हाँ, देखे, वो तो लिटरेचर है, वो देखे, है, हाँ। तो हमको हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू लेने की जरूरत है, एडवांटेज हो। rather than just see the half empty part of the glass. बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट वर्ड फॉर यू। नहीं, उसमें ऐसा स्ट्रक्चरल रीजन है और पॉलिटिकल रीजन है। स्ट्रक्चरल रीजन, अनलेस यू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, हमेशा रहेगा। अगर आप बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखें, छोटा है, चारों तरफ घिरा हुआ है इंडिया से, मुस्लिम मेजॉरिटी लेकिन माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट अ नेशन। दे थिंक दे 9% सुना है हिंदू पॉपुलेशन। होता था 25%, अब कर करके कम हो गया है। बट दिस फीलिंग दैट दे हैव बीन डेल्ट अ रॉन्ग हैंड इन हिस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द सेंस ऑफ विक्टिमहुड कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू लॉट ऑफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन पावर। उसके ऊपर से आप जोड़ दीजिए जो पावर में उस दिन रहता है उसकी विचारधारा क्या है। अगर वो इस सेंटिमेंट को उभार के लाती है तो और बढ़ जाता है, अगर वो कंट्रोल करती है तो ठीक हो जाता है। तो देयर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, क्योंकि जो हम कर सकते हैं, हमारा जो मेन्यू है ऑप्शंस का, पॉलिसीज़ का, पिछले 50 साल में हमसे सब ट्राई कर लिया है हमने। मतलब मेरे हिसाब से बहुत कुछ ऐसे बहुत कम ऑप्शन बचे हैं जो हमने नहीं ट्राई किए।
टेक एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, नहीं, सही बात है। और बाकी जो बचता है, जो थोड़ा बहुत कुशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे इन एक तो बांग्लादेश। हमारा एडवांटेज भी है कि नेपाल भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लगभग लैंड लॉक्ड है, तो इनको हमारी ज़रूरत भी है ना। वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा लगे ना लगे, उनके हमारी ज़रूरत है और हम इस पे लेवरेज कर सकते हैं। सर हम भी लैंडलॉक्ड हैं उनकी वजह से। वो भी ठीक है, तो फिर देखो हमारी we म्यूचुअल need इंटरेस्ट their help also. म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना, फिर ये तो अच्छी बात है, बुरी बात सो नहीं। कनेक्टिविटी इज एन आर म्यूचुअल हाँ इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर हमने मुझे लगता है कि मैच्योरिटी की ज़रूरत है दोनों देशों में, और बांग्लादेश भी एक दिन मैच्योर होगा। हमारे भी जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बना है, एक दिन न एक दिन इधर भी होगा कुछ। और हम मैच्योर नहीं हैं, हमें भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।